हमारे देश के भावी सहारा इंडिया के जमाकर्ता, जैसा कि आपने विगत दिनों देखा होगा कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बीते दिनों 18 जुलाई 2023 को एक साइट का लॉन्च किया। उस साइट से आपने जो भी सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उस साइट के थ्रू आप जाकर और अपना एक आवेदन दे सकते हैं, या यूँ कहें तो आपने जितना भी डिपॉजिट किया है आप अपने डिपॉजिट का क्लेम कर सकते हैं। अब चूंकि उनके अनुसार आप एक गरीब जनता हैं, आपने अपना जो भी आपकी गाढ़ी कमाई थी आपके जीवन की, वो सारा आपने सहारा में इन्वेस्ट किया। यह सोचकर इन्वेस्ट किया कि आपकी लड़की जब बड़ी होगी तो आप उस पैसे से अपनी बेटी का शादी कर पाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, या अपनी जीविका का साधन जो है वह अच्छा कर पाएंगे। लेकिन सहारा उस पर कितना खरी उतरी और सरकार अपने वादे के अनुसार कितना खरा उतर रहा है जो साइट उसने लॉन्च किया है, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक अतिथि उपलब्ध हैं, अंकुर श्रीवास्तव जी इनका नाम हुआ। और अगर मैं इनका परिचय दूं तो ये एक बीटेक होल्डर हैं और ये एक समाज सेवी भी हैं, और ये समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं। जो भी लोग का हेल्प करना होता है, जैसे भी हो, चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर किसी तरह से तरीके से, तो ये काफ़ी आगे रहते हैं। तो इन्हीं से हम कुछ चर्चा करेंगे और सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो पैसा देना चाहती है या सहारा पैसा देना चाहती है, कैसे आपको पैसा आपका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेल आपके पीठ पीछे हो रहे हैं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आपको एक बात बता दें कि ये भी सहारा के इन्वेस्टर रह चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं कुछ सोच कर अपना पैसा सहारा में इन्वेस्ट किए थे। तो इनकी क्या कहानी है और क्या कुछ बात है, हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पर। और मैं अपना परिचय दूं तो मैं भी सहारा इंडिया में लगभग 6-7 साल तक एक ऑपरेटर के रूप में भी काम कर चुका हूं। तो मुझे सहारा के ऑफिस में कैसे काम होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मुझे है ही। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि जो 18 जुलाई 2023 को जो हमारे माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो साइट लॉन्च किया है, उस पर आवेदन कैसे करना है और क्या आवेदन उस पर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे अंकुर जी? धन्यवाद नागेश जी, इतना बेहतरीन परिचय देने के लिए। मेरी तरफ से सभी सहारा निवेशकों को प्रणाम। चूँकि बहुत बड़ा ये मुद्दा है, ये मुद्दा आज का नहीं है। काफ़ी भरोसे के साथ लोगों ने इस कंपनी पर ट्रस्ट किया, श्रीमान सहारा सुब्रतो राय पर ट्रस्ट किया। उस ट्रस्ट बिल्डअप में सहारा जी हमारे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कैपेबल सिद्ध हो पाए हैं। जिस प्रकार से हम निवेशकों ने उनके ऊपर भरोसा जताकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को छोटी छोटी पूंजी के रूप में तोड़ते हुए उसमें इन्वेस्ट किया, और ताकि एक बेहतर कल का निर्माण ले पाए, हम दे पाएँ। जैसा कि आपने बोला कि लोग छोटी छोटी अपनी पूंजियों को निवेश करके और इसलिए इन्वेस्ट कर पाते हैं ताकि भविष्य में अपने पारिवारिक कुछ दायित्वों का निर्वहन कर पाएँ, चाहे वो घर में बेटियों की शादी करनी हो या अपने बच्चों को पढ़ाना हो या बच्चों के भविष्य के लिए वो जुनून भी छोटी छोटी जमा पूंजी वो इकट्ठा कर पाए, जैसा कि आपने सब कुछ बता ही दिया है। मैं भी खैर सहारा का निवेशक हूँ, अभी भी हूँ, वर्तमान में भी हूँ। मेरी भी कुछ राशियाँ सहारा में फंसी हुई हैं। बरसों समय से जो चीज़ें लंबित हैं, समय समय पर केस की बातें निकल के आती रहती थी, तो हमें बीच बीच में उम्मीदें जगी होती थी। अभी हाल ही के दिनों में जैसा कि आपने बताया कि 18 जुलाई को हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जो देश की एक द्वितीय सर्वोच्च पद है, उस पर आसीन मंत्री ने यह दावा किया कि अब सहारा निवेशकों का भुगतान बहुत ही जल्द पारदर्शी माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा तामझाम इकट्ठा करते हुए एक वेबसाइट पोर्टल का लॉन्च भी करवाया। 3 पोर्टल उन्होंने दिए हुए हैं। मैं माननीय श्रीमान अमित शाह जी से पूछना चाहूँगा, साहब क्या आपने कभी बैठकर कभी उस पोर्टल को चलाकर देखा है? आखिर कब तक हम जैसे निवेशक या हम जैसे लोग जो जिनकी पहुँच कहीं तक नहीं है, जो हम केवल अपने ग्राम, अपने समाज, अपने सभा से बाहर हम निकल नहीं पाते हैं, वो आप तक अपनी बातों को कैसे पहुँचा पाएंगे? क्या आपने उसके लिए कभी प्रयास किया? आपने इस पोर्टल को लॉन्च तो किया, क्या आपने कभी उसका फीडबैक लिया? क्या लॉन्च करने के बाद ये पोर्टल कब तक एक्टिव हो पाया? क्या उस पर काम हो रहा है? कभी खुला भी या नहीं खुला? आज 4 दिन हो गए उस पोर्टल को लॉन्च हुए। क्या आपके पोर्टल पर एक भी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो पाया? इसके बारे में
आपको चिंतन करना चाहिए होगा। हमारे सारे के सारे जितने भी जमा पूंजी धारक है, जो निवेश कर रहे हैं या किए हुए हैं ऑलरेडी, जो इस उम्मीद में लगाए हुए हैं कि भाई हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा, उसके हिसाब से वो हर एक जगह पर अपने सीएससी सेंटर्स वगैरह पर या अलग अलग साइबर कैफ़ेज़ पर जा रहे हैं, 100-100 रुपये 200-200 रुपये दे रहे हैं कि भैया 1 घंटा का समय दे दो, हमको दे दो, कम से कम मेरा कम से कम फॉर्म फिलअप हो जाए, मेरा डाटा फिलअप हो जाए। इंटरनेट कैफ़े वाला उनसे पैसा भी ले रहा है क्योंकि उसका समय जा रहा है, उसका इंटरनेट जा रहा है, लेकिन आपका साइट काम करने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो आप बात करते हैं कि हम आपके मूलधन को वापस कर देंगे, साथ में कंज्यूमर के ऊपर आप अलग बोझ डालते हैं कि भैया आप पहले इंटरनेट के पास जाइए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन दौड़िए पहले आराम से, वहाँ भी 1000-2000 रुपये पहले खर्च करिए, उसके बाद जब पोर्टल काम करेगा तो जो बचा कुछ रकम होगा वो हम आपको दे देंगे। अच्छा, यही सब मुद्दा है। एक और बात, जैसे आपने कहा कि सीएससी सेंटर, तो अभी 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अलग अलग न्यूज़पेपर में ये निकाला भी था कि पहले निकाला कि आप इस साइट पे जाकर और अपना आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के जो जनता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए आपने कहा कि आप जो भी आपके अगल बगल सीएससी सेंटर है, आप वहां से जाकर और ऑनलाइन करवा लें, क्योंकि उनको यह निर्देशित कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन करेंगे। लेकिन अब यह समस्या आ रही है कि जब लोग जा रहे हैं सीएससी सेंटर के पास, तो सीएससी सेंटर वाले सीधे कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई अभी सर्कुलर नहीं है, या हमको पता ही नहीं है कि किससे कैसे अभी इसको ऑनलाइन करना है। और उनका कहना यह है कि जब वो साइट पे आपका खोल कर देख रहे हैं तो उसमें वीडियो भी नहीं है, जो आपने ट्रेनिंग एक वीडियो डाला हुआ है वो वीडियो भी नहीं चल रहा है कि वो उससे ट्रेनिंग ले सके कि कैसे उनको ऑनलाइन करना है। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बिल्कुल समस्याएं हैं और ये रहेंगी, क्योंकि आपने कभी भी कोई चैनल लेके प्रॉपर काम नहीं किया है। आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए, यह केस आज का नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि 2012 में लास्ट, मुझे यहाँ तक याद है कि सहारा के ऊपर रोक लगा हुआ था। लगभग 2012 का ही वो क्रम होगा जब से सहारा का रोक लगा। आज 11 वर्ष होने को आ गए। इन 11 वर्षों ने अपना कौन सा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसकी वजह से आज तक उसके निवेशकों को सहूलियत नहीं मिल पाई है? क्या आपके पास इसके लिए कोई सही चैनल था, प्रॉपर मार्गदर्शन था? आप चलिए मान लेते हैं कि उस समय 2014 से पहले की बात करें, जैसा कि आप बोलते आए हैं, आपकी सरकार बोलती आई है कि हमने डिजिटल क्रांति लाया है, डिजिटल क्रांति लाया है। इस डिजिटल क्रांति के युग में अगर आप कभी भी ऐसे व्यवस्थाओं को आप बोलते हैं और आप ऐसे चीज़ों को बड़े मंच से आप ये बोलते हैं कि हमने यह पोर्टल लॉन्च कर दिया है, 4 पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आज सभी के हाथों में आज 4G और 5G फ़ोन्स हैं, चाहे वो गरीब ठेला चलाने वाला हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो। सबको पता है कि आपकी बातों की, तथ्यों की जानकारी तुरंत आपकी इकट्ठा की जा सकती है, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि यह तो पूरे होक्स निकली, हवाबाजियाँ निकल गई, ये वेबसाइट ही नहीं काम कर रहा है। तो आपने कैसा चैनल बैठाया हुआ है? कैसे आपने इन कॉर्पोरेशन सेक्टर्स को बैठाया हुआ है जो इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं? या तो आप बातें क्लियर करिए, आपका मोटिव क्या है, आप अपना एजेंडा बताइए पहले, आप कैसे काम कराना चाह रहे हैं। यूज़र को अगर आप ले रहे हैं, आप उनको पैसा देना है, तो उसका माध्यम क्या क्या होगा, किस आधार पर आप कैटेगरी को बनाए हुए हैं? क्या एक उपभोक्ता होने, एक निवेशक होने के नाते क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम जान पाएँ कि हमारा पेमेंट होने का सिस्टम क्या है? वास्तव में आप जो ये पेमेंट देने वाले हैं या देने के लिए जो आपने चैनल बनाया है, उसके अंदर के क्या क्या प्रोसेस होंगे जिसकी वजह से हमें भी ये सांत्वना मिले कि मुझे समझ में आए कि मेरा पेमेंट किस आधार पर मिल रहा है। मैं अपनी बात करूं या मेरे ऐसे कई मित्र हैं जिन्होंने छोटी छोटी पूंजी को लगाकर 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, वैसे तो मैं जहां तक मुझे ज्ञात है, आप तो सहारा के भूतपूर्व कर्मचारी रह चुके हैं, तो जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मुझे लग रहा है कि मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 5,000 रुपये का सहारा में होता था, है ना। तो 5,000, 10,000 रुपये ही लोग मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कर करके अलग अलग तरह के नए नए बॉन्ड्स खरीदे हैं उन्होंने। अब 10,000, 5,000 जो मूलधन की राशि है, आप मूलधन की राशि पर आप देने की बात कर रहे हैं। नई बात यहाँ मुझे ये भी सोच के आश्चर्य हुआ कि अमित शाह जैसे बड़े गृह मंत्री साहब, कैसे उन्होंने इस बात को सोचा कि उपभोक्ता जो हमारे निवेशक है उनको केवल हम उनकी मूलधन की राशि लौटाएंगे। क्या ये न्यायोचित है कहीं से भी? आप किसी भी जो सरकार के स्वायत्त अधीन संस्थान है, जो सहारा का पैसा 25,000 करोड़ के आसपास मुझे लग रहा है, जिन्होंने लायबिलिटी जो सहारा की थी उनके वहाँ सहारा सेबी के अकाउंट में जॉइंटली वो डिपॉजिट है। अगर मैं उसी की बात करूँ, 25,000 करोड़ की ही बात करूँ, अगर आपके ही मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, आप तो मुझे वो इंटरेस्ट भी नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं जो आप बैठ के इतने सालों से लेकर उस पैसे को लेकर आप कमा रहे हैं। और मुझे आप बात करते हैं कि आप केवल मेरे मूलधन को देंगे,
और मूलधन में भी कितना, तो मैंने सुना है कि शायद 10,000 रुपये देने वाले हैं। वो 10,000 आप किस आधार पर तय कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ। फिर से आपने चर्चा किया था 2012 की, तो ये आप सबको मालूम होगा कि ये कहानी स्टार्ट होती है 2012 से ही। उस समय मैं सहारा के एक छोटे से फ्रेंचाइजी में काम कर रहा था एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। तो मुझे भी याद है कि ये 2012 में जब केस हुआ था सहारा के रियल इस्टेट और हाउसिंग पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सहारा को 3 महीने के अंदर जो भी 56,000 करोड़ रुपए लायबिलिटी बनती थी सहारा की देने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 3 महीने के अंदर निवेशकों को लौटा दीजिए। सहारा ने क्या स्टार्ट किया कि उस समय कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। जो भी रियल इस्टेट हाउसिंग के अकाउंट थे वो कन्वर्जन मैं भी करता था। मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार 4 दिन तक बिना सोए काम किया हूं अपने फ्रेंचाइजी पर और फिर अपने सेक्टर मैनेजर के यहाँ। तो आप समझ सकते थे कि उस समय युद्ध स्तर पे कन्वर्जन का काम चल रहा था। यानी कि अगर बात करें तो हाउसिंग और रियल इस्टेट की, तो नागेश जी आप यहाँ बात समझे नहीं, कन्वर्जन एक्चुअली में एक छलावा था। हाँ, वास्तविकता यही थी। इनकी मोनोपोली कभी थी ही नहीं। इनका काम ही किसी भी बिजनेसमैन का, मैंने ये जहाँ तक अपने अनुभव से सीखा है, अपने 34 साल 35 साल के करियर में जहाँ तक मैंने ये जाना है समझा है, मैं ये देखता हूँ कि लोगों को किसी को पैसा हड़पना है। चूँकि देखिए हम छोटे निवेशक हैं, हमारे पास 10,000 रुपये भी अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं ये सोचूंगा कि ठीक है भैया आज नहीं दोगे तो 4 दिन बाद तो दे ही दोगे ना, कम से कम ले लो भैया 4 दिन के लिए तुम और ले लो। उसके नाम पर आपने क्या किया, स्कीम से स्कीम चेंज कराते चले गए। मेरा पैसा तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ। अब आपको कहने के लिए ये हो गया कि सर आपका तो स्कीम अब नया हो गया, पुराना स्कीम तो लैप्स हो गया। भले आपने 10 साल पहले से, उसने 5 साल पहले से पैसा जमा किया हुआ, लेकिन जैसे ही आपने नए स्कीम में उसको कन्वर्ट कर दिया तो अब वो नया स्कीम उस डेट से लागू हो गया। पिछला 5 साल तो गया आपका, तो अब आप नए इन्वेस्टर बन गए उसके। वो इन्वेस्टर बने कैसे, तो भाई पुराने वाले पैसे को ही आपको नया स्कीम में आपका इन्वर्ट कर दिया गया। तो ये मुझे टैक्टिस वाकई में ये सहारा जी से मुझे सीखना चाहिए कि वास्तव में लोगों का पैसा कैसे उड़ाया जाए। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सहारा जो है वो सारे एजेंट पे चलता है, सबको मालूम है। तो अगर आप एजेंट को अगर मोटी रकम आप अगर पेशकश करते हैं कि आपको मोटी रकम कमीशन के रूप में दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपने रियल इस्टेट में आपने 10 साल के लिए पैसा जमा करवाया मेरा, आपको 5 साल का उस पर 5% इंटरेस्ट मिल गया, जिसको हम लोग ऐसे ही बोलते थे। अब हुआ क्या कि ये चूंकि अभी 10 साल पूरा नहीं हुआ, 5 ही साल में क्रेडिट को आपका ये रियल इस्टेट और हाउसिंग पे केस हो गया। तो फिर से अब एजेंट ने क्या किया कि आपको बगला के आपका रियल इस्टेट और हाउसिंग का आपका अकाउंट लिया और अकाउंट लेकर आपका क्या किया, क्यूसॉप में कन्वर्जन करवा दिया। क्योंकि क्यूसॉप पे भी उसको 6% या 5% उसको ऐसी कमीशन तुरंत उसको हाथों हाथ मिल जाता था। तो जब एजेंट को इतना सारे पैसे मिलेंगे, यानी कि 5 ही साल में वो डबल 10% आपके, वही बात है, वही बात, पॉइंट यही पकड़ने वाली बात है। आप कस्टमर के पैसे को वो परसेंटेज नहीं दे रहे हो, आप एजेंट पे खर्च करा रहे हो ताकि हम कस्टमर के पैसे को मार जाएं। बात तो यही आई। आप कस्टमर को अगर 2% भी बढ़ा के देते कन्वर्जन के नाम पे तो बात चल जाती, लेकिन नहीं, आपने एजेंट को पैसा दिया कि भैया तुम कन्वर्जन कराओ, जितने पुराने स्कीम वाले थे ज़बरदस्ती कराओ ताकि हम आपको 6% एक्स्ट्रा देंगे अब जितना कन्वर्जन कराओगे। आखिर वो 6% का हकदार वास्तव में क्या वो एजेंट था या वो कंज्यूमर था जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था? आपने तो अपनी मेंटेलिटी यहीं बना ली, मोनोपोली यहीं बना ली। तो सरकार क्या इस बात को नहीं समझती थी? क्या ये रेगुलेटरी आज बनी हुई है? क्या उससे पहले कोई रेगुलेटरी नहीं थी जो इन सब तरह के तंत्रों को आप निरीक्षण कर सके, इसको देख सके? अगर ऐसी रेगुलेटरी थी तो इस पर जवाबदेही सरकार को पहले ही तय करनी थी, और नहीं कर पाए तो जितना साल इन्होंने पैसा अपने पास होल्ड करके रखा था, ये इनकी ड्यूटी बनती है मेरे हिसाब से कि वो उस पैसे को सूद समेत वापस करें। अच्छा, बहुत सारे केस ऐसे भी हैं कि जहां डिपॉजिटर को मालूम ही नहीं था कि उनका रियल इस्टेट या हाउसिंग का पैसा क्यूसॉप में कन्वर्जन हो चुका है। जैसा कि मुझे याद है कि आपने ही मुझसे एक बार अपने रियल इस्टेट और हाउसिंग का मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाया था कि थोड़ा देखो ये इसका पेमेंट क्या कैसे होगा। और जब हम लोग सहारा के ऑफिस में गए थे तो हम लोग को एक अलग क्यूसॉप का सर्टिफिकेट और रसीद थमा दिया गया कि ये पकड़िए, ये आपका कन्वर्जन हो चुका है। जबकि हमको डिपॉजिटर को पता ही नहीं था कि उनका पैसा कन्वर्जन हो चुका है। उनसे बिना पूछे उनका वाउचर निकाल कर ऑन कन्वर्जन कर दिया गया था। तो ऐसा भी खेल बहुत सारा सहारा में हुआ है। बहुत। और देखिए खेल की बात किया जाए तो बहुत है, पता ही चल रहा है, लेकिन अब उनका वही बात है, फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या बात है। हमें तो अब आज की बात के संदर्भ में बात किया जाए तो भाई हम अमित शाह जी से बड़े आशान्वित थे कि भाई बहुत ही जल्द सहारा का भुगतान, रोज़ पेपर में निकल रहा था कि सहारा निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान होगा। सहारा निवेशक बड़े खुश थे अपने भाई।
अब इन्होंने अपने भाषण में तो ये बोल दिया कि भाई हम पहले फेज में केवल 10,000 रुपये ही आपको दे पाएंगे जिसका इन्वेस्टमेंट होगा। भाई जब मिनिमम अमाउंट 5,000 मूलधन की राशि है, आज आप 10 सालों से पैसा दबा के बैठे हुए हो, उस 10 सालों का इंटरेस्ट ही आप लोगे तो वो 12 से 15,000 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। एकदम सही बात। इसका मतलब कि आपका ये इंटेंशन ही है कि आप किसी को पैसा देने वाले हो नहीं। इस बात को आप ओपनली बोलते क्यों नहीं हो? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हम क्यूसॉप पे क्यों बात करने लगे, तो मैं आपको एक बात बता देने क्लियर करना चाहता हूँ कि ये क्यूसॉप का ही पैसा है। पहले आपका सोचिए, आपका था ये रियल इस्टेट और हाउसिंग का कन्वर्जन हुआ आपका क्यूसॉप में। अब क्यूसॉप का जब पैसा आपका 2012 में कन्वर्जन हुआ, आपको वादा किया गया था कि 6 साल में आपका डबल हो जाएगा। तो जब 2018 में यही पैसा आपका जब डबल होकर पेमेंट जब होने का हुआ, तो इसी पैसा को फिर से आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव, फिर स्टार मल्टीपर्पस, सहारियन और हमारा इंडिया, ये 4 स्कीम फिर ला दिया गया। और इसी क्यूसॉप के कन्वर्जन को फिर कन्वर्जन करके आपको ये चारों स्कीम में आपका पैसा को तोड़ कर डाल दिया गया और कहा गया कि आप फिर से नए इन्वेस्टर बन गए हैं सहारा इंडिया के। अब इसी पैसे के लिए आपको फिर से लड़ना है। ये भी आपका पैसा जो था सहारियन और सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये भी आपका लगभग पूरा ही हो चुका है। सब जानते हैं, सबका पेमेंट ये पूरा हो चुका है और ये भी लगभग डबल से आपका 2 गुना पैसा हो चुका है। नागेश जी, मैं खैर इस सहारा से भरोसा तो खैर बहुत था, भरोसा पे तो कहीं कोई उतरा नहीं, ना सहारा उतरा ना सरकार उतरी। मैं अपना एक पर्सनल किस्सा सुनाना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों पहले मेरी बहन की शादी थी। पैसे की अत्यंत आवश्यकता, पैसे से उतने हम लोग सुदृढ़ हैं नहीं, तो चूँकि अब धीरे धीरे करके छोटा छोटा अमाउंट लोगों ने इकट्ठा करके जमा किया हुआ था, पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने जमा किया हुआ था, इस उम्मीद में कि भाई किसी समय बड़ा होगा तो भाई जब पैसा निकलेगा तो उससे शादी की जाएगी, ये सोच के कुछ इन्वेस्टमेंट की गई थी। फिर बीच में समय ये निकल के आया बात में मुद्दा कि भाई अभी तो केस चल रहा है, पैसा अभी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कुछ % का पैसा मिलेगा, वापस पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। फिर से वही वाली कहानी आ गई, री इन्वेस्टमेंट वाली। हमने इस पर भी बात करके देख लिया, बात इस पर भी नहीं बनी थी। फिर कई जगह पर हमने गुहार भी लगाई, इवन हमने लखनऊ के मेन ऑफिस में भी कई बार बातों को भेजा, जहाँ पे लोकल अथॉरिटी को हमने सूचित किया। कई जगह पर हमने मेल भी किया, गृह होम मिनिस्ट्री तक को हमने मेल किया, लेकिन किसी का कोई जवाब इसके संदर्भ में कोई नहीं आया। एक गरीब, एक आम इंसान जो 2 वक्त का किसी तरह जुगाड़ करके अपना खाना पीना चलाता हो, छोटा सा उसी इन्वेस्टमेंट में से निकाल कर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो, ज़रूरत के समय इस उम्मीद में वो कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है, किसी पे भरोसा जताता है कि वक्त के समय पे वो चीज़ हमारे निकल के सामने आएगी और हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे। किसी तरह करके शादी की तो बात थी, तो हमने यही सोच के फिर किसी 2-4 लोगों से मुझे ये सांत्वना दी गई इस सहारा कंपनी के द्वारा कि सर आपका पैसा 5-6 महीने में आ जाएगा। ये सोच के हम लोगों ने 5-6 महीने के लिए उधार लेकर पैसा किसी तरह शादी वगैरह निपटाया। महीना क्या 6 महीना क्या, मुझे देख रहा हूँ कि 2 से 3 साल हो गए आज उस शादी को, लेकिन पैसा अभी तक निकलने का नाम नहीं है। कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ है। अब आप सरकार ये स्कीम लेके आती है कि भैया हम आपको केवल मूलधन वापस करें, तो अब आप मुझे ये बताइए इस महंगाई के दौर में हम उस मूलधन का लेके क्या करेंगे? क्या उसकी वैल्यू है? क्या आपका इन्फ्लेशन रेट वही रह चुका है जो आप पहले थे? क्या आप जिस समय मैंने उस 5,000 रुपये को जमा किया था, क्या उसी मूलधन के बराबर आप वो रकम उसको आज भी समझते हो? 12 साल बाद भी वो मूलधन की रकम क्या उतनी ही होगी? अगर ऐसा समझते हैं गृह मंत्री जी, तो मैं तो भाई ऐसे अर्थशास्त्री को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार मूलधन की बात कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्री ने कहा है कि हम पैसा देंगे। अब ये केवल मूलधन की बात क्यों कर रहे हैं, आप ज़रा सोच कर देखिए। क्योंकि गृह मंत्री ने कहा है कि आपने जितने भी सारे आपका डिपॉजिट है सहारा इंडिया में, आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 10,000 रुपये किस तौर पे दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। और एक बात और इन्होंने कहा कि बहुत सारे गरीब लोगों का पैसा जमा है। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कि ये मीडिया के सामने आकर और हमारे गृह मंत्री या और जो भी नेता है वो गरीबों का मजाक ही तो उड़ा रहे हैं। बेशक ये मजाक ही उड़ाना हुआ ना, बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं। ये यहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी ठेले वाले हैं या खुमचा वाले हैं या फुचका वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इन सब का पैसा सहारा में जमा होता है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम आपको 10,000 देंगे, वो भी आप ऑनलाइन तरीके से आइए। और ऑनलाइन तरीके से आने के बाद आपका साइट काम नहीं करता है। और दूसरी बात कि ये आप साइट वो सोचिए ना, ये 10,000 रुपये देने की तो बात अलग है, आप उस पूरे प्रोसेस को कराने जाएंगे तो मैं लिखित तौर पे देता हूँ, गारंटी के देके देता हूँ कि मिनिमम जो गरीब व्यक्ति है जिसको कुछ चलाने नहीं आता, वो कम से कम 1,000 से 1,500 रुपये अपना नुकसान करेगा उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए।
अब 1,500 रुपये वो भी नुकसान किया, इसका मतलब उसके पास आया क्या? उस 10,000 रुपये में से भी केवल 8,500 रुपये आए। और तो और मैं ये सुना है मैंने कि ये सत्यापन भी करा रहे हैं पहले से ही। आपको बोला जा रहा है कि आपने पूरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर भी दीजिए, आपका मूलधन अमाउंट कितना था वो दीजिए, मूलधन अमाउंट देने के बाद अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराइए। उसके बाद गारंटी क्या है? जब आप पूरा डिटेल लेने के बाद जब आप मुझे 10,000 रुपये देने वाले हो तो क्या गारंटी है कि भाई आने वाले समय में आप ये डाटा नहीं दिखा दोगे कि मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है? चूँकि आप जब इनका मैनुअल पढ़ेंगे जो आपको ऑनलाइन करना है, तो आपसे 4 इन्फॉर्मेशन मांगे जाते हैं उसमें। सबसे पहला तो है कि आपको अपने आधार से ऑथेंटिकेट करके आपको उसमें लॉगिन करना है। जब आप आवेदन कीजिएगा तो आपसे उसमें आपका डिपॉजिट अमाउंट, आपने कितना जमा किया था, और आपने डिपॉजिट डेट कि किस डेट को आपने डिपॉजिट किया था, और आपका मेंबरशिप नंबर। आपको याद होगा कि 5 रुपये लेकर सहारा इंडिया आपको मेंबरशिप नंबर देता था, और आपका एक अकाउंट नंबर। ये 4 चीज़ आपको देने हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है इसमें जिक्र ही नहीं है। इंटरेस्ट की तो बात छोड़िए, मैच्योर्ड अमाउंट का जिक्र नहीं है। इंटरेस्ट तो बात की बात आती है, मैच्योरिटी तो आपके जो सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए सहारा आपके पास है, एक बेंच के नीचे, एक छत के नीचे आप लोग बैठे हुए हो, सहारा भी लेके बैठाए हुए हो आप इनकम टैक्स को भी लेके बैठाए हुए हो, आप सेबी को भी लेके बैठाए हुए हो, आप गवर्नमेंट को भी लेके बैठाए हो। ये 4 लोग एक कमरे में एक छत के नीचे क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या गोलमाल चल रहा है, कैसे इनका कोलैबोरेशन बन रहा है, किस आधार पर ये डिसीजन लेके आए हैं कि भाई 10,000 रुपये हम निकालेंगे, चाहे वो मूलधन है कि क्या है, वो मुझे कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी क्लियर नहीं है। ये आप सेटलमेंट कैसे कर रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि 18 जुलाई को आप अगर भाषण सुनेंगे अमित शाह जी का, तो उस भाषण में क्लियर तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी गरीब भारत के इन्वेस्टर हैं उनका जो पैसा है उनको दिलाने के लिए अमित शाह ने एक बहुत बड़ी पहल की। और पहल क्या किया कि उन्होंने सहारा को, सेबी को, और जो भी इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं और भी जो अलग अलग अधिकारी हैं, जो नया साइट ये बन रहा है उसके भी अधिकारी साथ में थे, इन सब को एक छत के नीचे उन्होंने बैठाकर और सेटलमेंट किया। किससे किया? तो सुप्रीम कोर्ट से सेटलमेंट किया कि पैसा गरीबों को वापस कर दिया जाए। अब सेटलमेंट का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? ये कहीं आने वाले 2024 चुनाव की तो बात सेटलमेंट नहीं हो रही है? अब मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सारे हमारे यूजर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी यही लग रहा है कि ये चुनावी छलावा नहीं तो और क्या है। आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा जनता के, ये हमारे जो इन्वेस्टर्स, उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रख रहे हो? अगर आपको इतनी ही रुचि थी, इतना ही फिक्र था, तो अगर आपको यही सिस्टम ले आना था तो आप हर एक इंडिविजुअल का एंट्री कराते, अलग अपना अकाउंट नंबर देते, कि उनको अलग से उनका एक अकाउंट ही ओपन करते, क्योंकि आपके पास सारा का सारा डाटाबेस बने हैं। हर यूज़र का, जिसकी जो भी एंट्री है, उसका हर एक पोर्टल एक यूज़र आईडी, लॉगिन पासवर्ड देते, हर एक यूज़र को आप अपना देते, जैसे आपने हर एक सिस्टम को बनाया हुआ है, ताकि वो यूजर समय समय पर देख पाए कि उसके अकाउंट में कहाँ, कौन से सर्टिफिकेट नंबर का आपने पैसा जनरेट किया हुआ और किसका उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका टेंटेटिव क्या है। उस 5,000 करोड़ अमाउंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है जनता के बीच में वापस देने का हमारे निवेशकों को, उसका पैसा का कितना परसेंटेज हिस्सा आपने उस व्यक्ति को दिया हुआ है, किस आधार पर आपने तय किया हुआ है। ये होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप ऐसे सिस्टम पे लेके काम आते तो हमारा भरोसा अब भी आप पर बना हुआ है। अदरवाइज मुझे ये बिल्कुल साफ लगता है ये पॉलिटिकल छलावा के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये केवल दर्शकों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि चूंकि सहारा और जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी हैं या सेबी है, ये सारे एक साथ एक छत के नीचे बैठे थे, तो ऑब्वियसली ये एकदम होगा ही होगा कि सहारा के पास सारे इन्वेस्टर जो भी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में है, मल्टीपर्पस में है, हमारा इंडिया में है या सहारियन में है, इसका सारा डिटेल सहारा के पास तो होगा ही। कितने इन्वेस्टर हैं, किस नाम से हैं, उनका डिपॉजिट अमाउंट कितना है, उनका इंटरेस्ट कितना है, ये सारा डिटेल सहारा के पास है। तो सरकार ने ये कदम क्यों नहीं उठाया कि सारे इन्वेस्टर का अलग से पोर्टल पर वो पहले ही एंट्री कर देते हैं कि आपका इतना पैसा जमा है, आपका इतना इंटरेस्ट है, आपको बस केवल इतना करना था कि आप अपना स्कैन, जो सर्टिफिकेट था उसको स्कैन करके डालते, अपना अकाउंट नंबर डालते और आपके पास ये दिखता कि हाँ आपका विद इंटरेस्ट इतना आपका पैसा साइट पे दिखा रहा है, आपको उसमें 10,000 मिल गया। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना सब डॉक्यूमेंट कितना आपने डिपॉजिट किया है वो डाल दीजिए और आपको 10,000 रुपये भीख के तौर पे दे दिया जाएगा, जबकि उसमें इंटरेस्ट का कहीं बात ही नहीं है कि आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है, उसमें इंटरेस्ट का कहीं भी खेला नहीं है। इसमें बात तो वही है, मैं गारंटी देता हूँ सहारा के जितने इन्वेस्टर्स होंगे, हर एक, चाहे वो छोटा हो, एक झाड़ू लगाने वाला इंसान हो या कोई भी इंसान हो, किसी का अमाउंट 50,000 से 1 लाख से कम नहीं होगा। आप किस आधार पर 10,000 का मूलधन तय किए हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है।
वह व्यक्ति एक दिन का ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है आपके पास, आप उसके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो अपना डेली सेविंग कर करके वो पैसा इन्वेस्ट करता था। हर 10 दिन में 15 दिन पे वो 4,000 5,000 रुपये काट काट के अपने पेट से जमा करता रहता था। अगर आप हर एक उस डाटा को एक जगह सुसज्जित कर देते तो हमारे यूज़र्स को भी आसानी होती, उनको एक अपना सेबी के तरफ से एक अकाउंट नंबर मिल जाता, जिसके हिसाब से आप ठीक है 2 साल 3 साल आपको जैसे भी देना हो, जिस इंस्टॉलमेंट में देना हो, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती। लेकिन आपने वो अपना ऑब्जेक्टिव लेकर चला ही नहीं। आप हमेशा से लोगों को संशय में रखना चाहते थे। आप 2024 का चुनावी गेम खेल रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है। आपने सहारा के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। भाई क्या आपने बैठ के अंदर किया है, कैसे किया है, सुप्रीम कोर्ट साथ क्या सेटिंग हो गई है पता ही नहीं चल रहा है। सेटलमेंट कर दिया है, अब पता नहीं कैसा सेटलमेंट कर लिया भैया, क्या सेटलमेंट किया, अपना 24 का सेटलमेंट कर लिया कि भैया हमको इतना परसेंटेज देना, तो हमारा भाई इस समय भाई खाता बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, करप्शन चल नहीं रहा है। वही बात है, सहारा को निकालना है तो सेटलमेंट करेंगे ही, पैसा वरना सहारा ने तो ये कमिटमेंट किया हुआ था कि सर हमारे पास पैसा छोड़ दीजिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हमें हमारा पैसा वापस देगा हम आपको पैसा उस डेट तक का इंटरेस्ट के साथ चुकाएंगे। लेट फाइन के साथ चुकाएंगे। वहां पर कंज्यूमर को नुकसान हो रहा था क्या? कंज्यूमर को पैसा काट रहा था, अधिक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो। और आप क्या कर रहे हैं, हमारे मूलधन का भी इंटरेस्ट काट के आप हमें मूलधन देने की वापस कर रहे हैं। बेवकूफ़ समझ रखा है निवेशकों को। कहाँ गया वो सारा इंटरेस्ट का पैसा मेरा? मतलब कि हमने 2012 में 1 लाख रुपए जमा किए थे और उसके बाद आज 2023 चल रहा है, हमको पैसा के नाम पर वही 1 लाख रुपया पकड़ाया जाएगा। वो भी 1 लाख कहाँ, 10,000 रुपये पकड़ाए जा रहे हैं कि 10,000 लीजिए, आप अपना मुंह बंद करके बैठे रहिए, तब तक हम चुनाव लड़ लेंगे उसी पैसे से और उसके बाद आपका देखा जाएगा। क्योंकि आप तो आधार पर ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आप पहले ही दिखा दे रहे हैं कि हाँ हम जो भी शर्त और नियम है गवर्नमेंट द्वारा हम फुलफिल करके और तब हम लॉग इन कर रहे हैं। उस लॉग इन हिडन टर्म एंड कंडीशन में कौन ऐसा यूजर है जो पढ़ता है? आपके पास तो भाई क्लॉज है, भैया हमने ये चीज़ दिया हुआ है, ये T&C दिया हुआ है। भैया जब आपको इतनी ही गरीबों की फिक्र है तो आपको ये टर्म एंड कंडीशंस देने की क्या आवश्यकता है भैया? ऐसे टर्म एंड कंडीशंस जो जिसमें से आपके 90% जो उपभोक्ता होंगे, जो आपके उसमें इन्वेस्टर्स होंगे, वो अनपढ़ होंगे, जो एजेंट के माध्यम से केवल काम किए हुए, जैसा सहारा की वर्किंग प्रोग्रेस रहा हो, प्रोसीजर रहा हो उनका। तो ऐसे सिस्टम में आप कैसे कर पाओगे, कैसे किसी सिस्टम पे आप भरोसा कर पाओगे? ना आप सहारा पे भरोसा कर पाओगे, ना आप किसी ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम पे भरोसा कर पाओगे जो केवल ऐसे चुनावी के क्षेत्र के समय आएंगे और ऐसा पोर्टल लॉन्च करेंगे जो 4 दिन तक बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या आ रहा है पैसा, कैसे आ रहा है, कुछ पता नहीं है, आने का भविष्य का पता नहीं है। ऐसे देखते देखते बीतेगा, 2024 के इलेक्शंस आएंगे, फिर से ये वाहवाही लुटाएंगे, हमारे मोदी जी आएंगे, प्यारे मेरे भाइयों हमने सहारा का पैसा वापस कराया। सर मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक आईना है, वास्तविकता है कि एक उपभोक्ता क्या समझ रहा है, एक इन्वेस्टर्स आपसे क्या उम्मीदें लगाया है और आपने क्या दिया है उसे। इतने सालों के इंतजार का, संघर्ष का परिणाम आप क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? चलिए इस बात पे तो अगर हम बहस करें तो 2-2 दिन तक बहस चलती रह जाएगी। अब लास्ट में हम इनसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इनको इंटरनेट का काफ़ी खासा ज्ञान भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, चूँकि अभी काम तो कर नहीं रहा है, तो हम लोग को ऑनलाइन कैसे करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पर? जो मुद्दे हैं वो सही बात है, सब कुछ अपनी जगह पर है। सरकार का इंटेंशन क्या है क्या नहीं है कोई जानता है नहीं, सरकार कैसे काम करे। लेकिन सरकार फिर भी अगर कोई एक चैनल लेके आती है तो मैं तो यही सारे अपने निवेशकों से बोलूँगा कि जिन्होंने भी सहारा में ट्रस्ट दिखाया हुआ है, या हम जैसे लोग भी, हम खुद अपना करेंगे पोर्टल। जैसे ही पोर्टल खुलता है तो जैसा सरकार कह रही है वैसा तो करना हमारी मजबूरी है। कहते हैं ना, वो भागते हुए भूत की लंगोटी ही सही, जो भी मिल जाए। हाँ क्या करेंगे, जो पैसा मिलेगा उसी से 2-4 दिन और गुजारा चलेगा। तो उम्मीद तो यही रहेगी कि सरकार अगर अपनी वादे पर बोली है तो हमारा जो कम से कम जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट था कम से कम वहाँ तक देने का कष्ट करें, और जैसे जैसे हो एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाए जिससे हमारे निवेशकों का भी या हमारे जो बाकी लोगों का भी सरकार पर ट्रस्ट बना रहे और ये चीज़ें भी आसानी से निष्पादन इस पूरे कार्य का हो सके, ताकि बंदर बाट होने वाली कोई सहूलियत ना आए कि 5,000 करोड़ का यदि आपको मिला हुआ है, आवंटन मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सेबी को कि आपको जारी कर देना है, तो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए कि वो पैसा कैसे, कितने लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत एक लास्ट पॉइंट लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट जो आपके जाना ज़रूरी है,
बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो हमसे कह रहे हैं कि एजेंट अब भी उनसे संपर्क में है और उनसे कह रहे हैं कि आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, हम आपका ऑनलाइन करवा देंगे, आपका पेमेंट दे देंगे। या अगर हम जाते हैं ऑनलाइन करवाने के लिए तो जो भी उसमें से स्लिप निकलता है उसको हमें कैसे रखना चाहिए, संभाल करना चाहिए कि नहीं, इस पर कुछ आप बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात आपने कहा नागेश जी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप एजेंट पे अब भरोसा बिल्कुल मत करिए। जो भी करना है आपको स्वयं अपने आधार पर करिए। किसी भी को आपको किसी भी प्रकार के एजेंट को, मेरी जानकारी के अनुसार आपको किसी भी एजेंट को कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आप कभी मत दीजिए, अपलोडेशन करवाइए। सर्टिफिकेट पे जो सरकार जैसा बोल रही है आप वैसा कार्य करिए। स्लिप को अपने पास सुरक्षित रखें, या हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में इसी स्लिप के आधार पर या उसी अकाउंटेंसी नंबर के आधार पर, क्योंकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन एक बार हो चुका है, आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं, इसके बाद हो सकता है आने वाले समय में सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आप डीबीटी आपको करे। तो इसके लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी एजेंट को नहीं देनी है। वही अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टी है तभी आप ट्रस्ट करिए, या नहीं तो स्वयं कोशिश करिए कि आप अपने आधार को, अपने पोर्टल को, अपनी गोपनीयता को स्वयं ही आप गोपनीय रखें, किसी के साथ साझा ना करें। मेरी यही राय रहेगी। मैं तो कहूँगा कि ट्रस्टी कितना भी करीबी हो, ट्रस्ट मत कीजिए अपने को छोड़ के, क्योंकि आपका जो करीबी होता है वही आपको लूटता है। आप खुद अपना कागज़ रखिए, खुद जाइए ऑनलाइन करवाइए और अपने पास रखिए। चलिए, तो इसी के साथ हम आज का वीडियो अंत करते हैं, और आपसे एक ज़रूर बात कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में वो समस्या लिख दीजिए। जहाँ तक होगा हम दोनों आदमी आपके समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जो भी सहारा से रिलेटेड आगे अपडेट आएगा हम कोशिश करेंगे कि आपको उस अपडेट से अवगत कराएं और आप लोग को जागरूक करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।